नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत 4 कालों में से हमने आदिकाल और भक्तिकाल कल तक की कक्षाओं में पूर्ण कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीतिकाल, जिसे हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसका संवत 1700 से 1900 तक समय सीमा है। सामान्य परिचय प्रकरण 1 के अंतर्गत दिया है और रीतिकाल को कुल 3 प्रकरण में शुक्ल ने बांटा है। थोड़ा सा 2-4 लाइनें कल हम पढ़ चुके थे, उसके आगे का जो है आज की कक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे। शुरुआत जो है रीतिकाल की केशवदास से ही मानी जाती है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने विभिन्न तथ्यों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही शुरुआत आचार्य केशव ने की हो, लेकिन रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव को नहीं कहा जा सकता। शुक्ल केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक क्यों नहीं मानते, इसके विषय में उन्होंने पर्याप्त प्रमाण दिए हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। वो एक अलग बात है कि वर्तमान में रीतिकाल का प्रारंभ हम केशवदास से ही मानते हैं, प्रवर्तक आचार्य भी केशवदास को मानते हैं, लेकिन हम शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो शुक्ल के नजरिए को भी जानेंगे। यदि आपके मन में ये संशय है कि केवल नेट परीक्षा के लिए ही शुक्ल की पुस्तक उपयोगी है, तो आपका ये संशय मैं दूर कर देती हूँ, क्योंकि यूपी में वैकेंसी आ गई है टीजीटी पीजीटी की। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान में भी शीघ्र आने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में आने वाली है। तो उसी क्रम में आपको यह पुस्तक जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहां आपने हिंदी साहित्य को विषय के रूप में चुनाव किया है। हाँ, यदि टीजीटी की मैं बात करूं, केवल आपको 10th तक की कक्षाओं में हिंदी पढ़ाना है, तो हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक चैनल पर उपलब्ध है नोट्स के फॉर्म में, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप यदि हिंदी को पहली बार पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो भी मैं कहूँगी कि पहले आप सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक पढ़िए, फिर शुक्ल को उठाइए। बाकी नेट परीक्षा के लिए, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और मुख्य परीक्षाओं के लिए इस पुस्तक का दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। भले ही आप नगेंद्र को पढ़ लें, मेरे पास भी नगेंद्र है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन कथन, पंक्तियां, स्पष्टीकरण जहां देना है वहां शुक्ल को सर्वाधिक पूछा जाता है। शुरू करते हैं आज की कक्षा। जो विद्यार्थी पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस हो, उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। केशव के प्रसंग में ये पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। आगे शुक्ल जी कहते हैं, संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। देखिए, ये जो नायिका भेद वाला प्रसंग है, नायिका भेद भी न कहें, यदि ये मैं कहूँ कि लक्षण और उदाहरण ग्रंथों वाला जो एक रीति चली, तो ये हिंदी साहित्य की कोई मौलिक उद्भावना नहीं है। संस्कृत साहित्य के विद्वानों ने सर्वप्रथम ये अलंकार, रस और ये जो काव्य शास्त्र है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र, इसको सर्वप्रथम निरूपित किसने किया? संस्कृत विद्वानों ने। वहाँ से होड़ करके, या ये कह ले वहाँ से सीख के या प्रेरणा लेकर हिंदी साहित्य में इन सब चीज़ों का प्रचलन हुआ, और लेकिन थोड़ी सी कॉपी वहीं से की गई, उन्हीं का विस्तार किया गया। जैसे कि साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। अब देखिए, जब संस्कृत साहित्य का विकास पहले हो चुका है, संस्कृत हिंदी से पहले की भाषा है, हम सभी जानते हैं, तो जो बड़े बड़े विद्वान थे लगातार काव्य के जो विभिन्न रूप हैं, अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, उन सब पर चर्चाएं कर रहे थे, नए नए लक्षण और उदाहरण उनके प्रस्तुत कर रहे थे। अब केशव ने क्या किया, जो बाद में जैसे होता है ना कि जैसे खोज होने लगती है, तो धीरे धीरे उसके विकास क्रम की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो विकसित रूप था उसको केशव ने ग्रहण नहीं किया। मतलब जो
वैज्ञानिक तरीके से शोध होते होते अंत में जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसको केशव ने न लेकर पहले के जो पुराने आचार्यों ने जो कहा, केशव ने उसको ग्रहण किया। अब उससे होता क्या है कि केशव ने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया जो भामह और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दिशा का नहीं जो आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। अर्थात काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि भामह और उद्भट इनका समय पहले है और बाद में आनंदवर्धनाचार्य ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका है मम्मट का है काव्य प्रकाश ग्रंथ, इनका है विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। तो ये जो ग्रंथकार हैं इनके द्वारा जो रीति बाद में विकसित हुई, इनके द्वारा जो लक्षण उदाहरण या जो तथ्य या जो वाद कह लीजिए आपने या जो मत कह लीजिए जो बाद में विकसित हुए, उनको केशव ने ग्रहण नहीं किया, बल्कि पुराने वाले भामह और उद्भट को से उन्होंने अपने जो है रीति नीति है वो ली। भामा और उद्भट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सब के लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। इसीलिए देखिए हम भामा को अलंकारवादी कवि मानते हैं, लेकिन पहले तो रीति, रस, ये सारी चीजें ध्वनि वगैरह अलंकार से अलग नहीं थी। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। तो ये सब काव्य के आभूषण थे और अलंकार के अंतर्गत ही रस, रीति, नीति, ये सारी चीजों, ध्वनि वगैरह जितने भी संप्रदाय, सब संप्रदायों को अलंकार के अंतर्गत ही माना जाता था। बाद में जैसे क्षेमेंद्र ने अपना वक्रोक्ति संप्रदाय चलाया, कुंतक ने कुछ और चलाया, सबने अपने अपने अलग अलग संप्रदाय हुए, उनका निरूपण हुआ कि इस बारीक बारीक चीजों से छांटकर अलग की गई, अलग अलग नाम दिए गए उनको, है ना, अलग अलग नियम बने। तो वो सब चीजें उद्भट और भामा के समय नहीं थी, लेकिन केशव ने उद्भट और भामा को ही लिया, बाद वालों को नहीं लिया, उनके अनुसार काम नहीं किया। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके, सामान्य के अंतर्गत वर्ण विशेष और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं, क्योंकि ये सब चीजें तब तक अलग नहीं हुई थी। मतलब केशव ने जो कवि प्रिया में किया है वो इनके आधार पर किया है, इनके आधार पर वर्णन नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? अलंकार को दो भागों में विभाजित कर दिया, सामान्य और विशेष। सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वो रखा, और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए। पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचारों भामा उद्भट के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रलोक और कुबल्यानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया है। इस प्रकार देवयोग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो शुक्ल जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि केशव ने जिस भामा और उद्भट के आधार पर रीति मार्ग चलाया था उसको परवर्ती इतिहासकारों ने कभी ग्रहण ही नहीं किया। हिंदी वालों ने अन्य आचार्यों के, संस्कृत के अन्य आचार्यों के मार्ग को ग्रहण किया है। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर, ये आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, चंद्रालोक और कुबल्यानंद के अनुसार निर्मित हुए। तो जब केशव ने जो परंपरा चलाई वो चली ही नहीं हिंदी साहित्य में, तो शुक्ल जी कहते हैं उन्हें आप रीतिकाल का प्रवर्तक कैसे मान सकते हैं? ठीक है, उन्होंने रीति ग्रंथ लिखे, लेकिन अन्य उसके प्रवर्तक तो वो होगा ना जिसकी, जैसे कि बल्लभाचार्य के मत का जिन्होंने प्रवर्तन किया वो उनके शिष्य मंडली में आए, लेकिन बल्लभाचार्य ने अपना एक मत चलाया, बाद के लोगों ने उसको माना ही नहीं, तो फिर उसके प्रवर्तक बल्लभाचार्य नहीं हो सकते। जैसे पुष्टि मार्ग को जिन लोगों ने अपनाया, जो उस मार्ग पे चले, वही तो उनके अनुयायी हुए, वो संप्रदाय चला। अब केशव ने जिस मार्ग को पकड़ा उसको बाद के कवियों ने पकड़ा ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, तो इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं मानते। आगे देखते हैं, जो कि संशोधित होकर जो बाद में अलंकार और अलंकार्य का भेद हुआ उसको ही बाद के हिंदी के कवियों ने ग्रहण किया। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। पूछे जाना वाला प्रश्न
पूछा हुआ और आगे परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक या रीतिकाल का प्रारंभ किस कवि से माना है, तो इसका उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूर्ण निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। अब सबसे प्रथम सर्वाधिक जो मेहनत है, जो सर्वाधिक परिष्कृत कार्य है, वो किसने किया? चिंतामणि त्रिपाठी ने कर दिया। इनकी जो पुस्तक पूछी जाती है वो है काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। तीनों ही महत्वपूर्ण है, पर काव्य विवेक और कवि कल्पतरु आपको हाईलाइट कर लेनी है, बार बार पूछी जाती है। बहुत सारे प्रश्न आपके इस एक पेज से बनते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं तो आपको स्पष्ट कर दूंगी कि मैं ये सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना पड़ेगा और वीडियोस को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सोच करके अरे अब तो परीक्षा नज़दीक आ गई, इतने लेंदी वीडियोस में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप गलती करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं बीच में से जो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। हाँ, रचनाएं आपको किसी भी नोट्स में मिल जाएंगी, किसी भी गाइड में या किसी भी बुक में मिल जाएंगी, पर वो जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बन रहे हैं और जो आपको समझने और आगे समझाने, वो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में मिल पाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सर्वांग निरूपण इन्होंने कर दिया, काव्य विवेक, काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश 3 ग्रंथों के माध्यम से। देखिए, आप लोगों को बीच में आवाज़ आ रही होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस स्थिति में थोड़ी बहुत तो डिस्टरबेंस निश्चित ही है होना, लेकिन देखिए सीधे सा मेरा मानना यह है कि ये सारी बातों पे ध्यान न देकर हमें केवल ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपनी परीक्षा पर, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है हमारे लिए। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा, बाद में भी चलता रहेगा, पहले भी चलता हुआ था। और मैंने तो ये देखा है कि अगर परीक्षा नज़दीक आ रही हो ना और आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हो, तो उस समय इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं, बीमारी क्या और अन्य कार्य क्या और फंक्शंस क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के सारे फंक्शंस अभी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। आपसे भी मैं यही कहूँगी, आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानी, सबको छोड़कर सर्वाधिक ध्यान इस समय अपनी परीक्षा पर केंद्रित करिए, ठीक है। लौट कर आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी पर। अब शुक्ल जी कहते हैं कि चिंतामणि के त्रिपाठी के उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता का सवैया लिख देना। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य 2 भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। कवि अलग थे, आचार्य अलग थे। ये ध्यान देने वाली बात है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। बाद में हाईलाइट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये परीक्षा में पूछने वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास ही नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी हमारे हिंदी साहित्य में नहीं हुआ। इसीलिए जब मैं आपसे कहती हूँ कि संस्कृत की होड़ या संस्कृत की प्रतियोगिता किसी भाषा से हो ही नहीं सकती, संस्कृत जितनी वैज्ञानिक भाषा कोई दूसरी विश्व में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें पर्याप्त विस्तृत विवेचन है, तर्क है, खंडन मंडन है और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन है। जैसा मैंने कहा कि पहले सब कुछ अलंकार के अंतर्गत था, लेकिन धीरे धीरे उस पर जब खंडन मंडन हुआ, तर्क हुआ, विवेचन हुआ, तो नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, है ना। भरत के रस सूत्र को ही 4 व्याख्याता हुए उस रस सूत्र के, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। शंकुक, लोलट, अभिनव गुप्त, आप सब इसके बारे में जानते समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें रीतिकाल की पृष्ठभूमि में हमें पढ़नी है। अब नवोदय वाला पेपर मैंने चैनल पे आपको कराए थे 4-5, उसमें भी एक इसी तरीके का प्रश्न था। अब उस पर भी कमेंट आ रहे थे कि ये प्रश्न कैसे बना, उसमें भी कन्फ्यूज़न हो रहा था विद्यार्थियों को। तो मैंने आपको पहले ही कहा, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं।
2 से 4 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको स्पष्टतः कहीं नहीं मिलेंगे, केवल वो आपकी समझ और ज्ञान पर आधारित होंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। मैं आशा तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को पूरा यदि आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाने में समर्थ होंगे जिन्हें हर कोई करके नहीं आया होगा। और नेट के जो विद्यार्थी पेपर पास करते हैं 6 या 10%, तो आप लगा सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितना डीपली वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वो पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण लिखकर छुट्टी ली। उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, आचार्य के गुण उनमें नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ है? क्योंकि वो कवि थे, आचार्य नहीं, और उन्होंने केवल प्रदर्शन के लिए ही आचार्य का काम भी अपने सिर पे ले लिया। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत से स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि का स्वरूप का भी ठीक ठाक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो 2-4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो जाती है, यानी भ्रांति और हो जाती है, कंफ्यूजन और हो जाता है। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। पूछा हुआ प्रश्न है, सब में ही पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि काव्य के कितने भेद हैं। बीएड में भी खूब अच्छे से इसको पढ़ाया है। उनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह है कि रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय केवल शुक्ल जी का इतना ही है कि यह ना समझा जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन और नई नई बातों की उद्भावना होती रही। ऐसा कुछ भी रीति के अंतर्गत नहीं हुआ। केशव दास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सावरी सामग्री कहां से ली। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर ही लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने ना तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में काव्यांकों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। तो दास जी से मतलब है भिखारी दास। काव्यांगों का विस्तृत समावेश किसने किया है? काव्य निर्णय में। और काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है? पुराने परीक्षा पेपरों में हम बार बार पढ़ के आए हैं, बार बार पूछा जाता है, भिखारी दास जी का है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्णन किया, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न ही नहीं किया। भिखारी दास जी कि एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। तो अत्यानुप्रास या तुक का विचार किसने अपनी पुस्तक में किया? शुक्ल के अनुसार भिखारी दास जी ने किया है। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई दे पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत के भावक का ही वह दूसरा प्रवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से, इसका देशगत से बस इतना ही अंतर है। दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 भेदों के भिन्न योग हैं। 5वां संभावना अतिशयोक्ति तो संभाद अतिशयोक्ति ही है। अर्थात कुल मिला के संस्कृत की ही चीजों का खंडन मंडन बात के हिंदी के कवियों ने किया है। इसी परिचय वाले में इन्होंने एक प्रकरण में यही समझाने का प्रयत्न शुक्ल जी ने किया है कि किस प्रकार लक्षण ग्रंथों की रीति नीति चली। समझना हमें ये पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर बाद में जब हम देव, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारी दास, भूषण, इन सबको जब हम रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे तो इनमें आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए परिचयात्मक जो वीडियो है ये मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देव के संबंध में शुक्ल जी क्या कहते हैं? देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ता है। तो संचारी भाव होते हैं, उसके अंतर्गत एक छल और बढ़ा दिया देव ने।
उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे सब और बातें संस्कृत की रस तरंगणी से ली हैं, वैसे ही यह छल भी। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अभित्था में ही हो जाता है। तो रस तरंगणी जो पुस्तक है संस्कृत की, वहां से देव कवि ने सारा की सारा ऐसा एज इट इज उठा लिया और आचार्य बन गए। इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पदबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षण और उदाहरणों में से बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में दो बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रमादवश और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता है जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती है, अतः दूसरा कारण ही ठहरता है। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा। अब यानी कि कह रहे हैं कि या तो अपना मत अलग प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कर दिया कि दूसरे से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए, या फिर प्रमादवश यानी आलस के कारण। अब मतभेद तो अलग वो प्रकट जब करते जब उन्होंने कोई नई बात की हो, तो नई बात तो किसी ने की नहीं, सीधे सीधे संस्कृत के से उठा लिए ये काव्य शास्त्र वाला जो चीजें हैं। अब कह रहे दूसरी बात यानी आलस ही के कारण ही उन्होंने ऐसा किया है। अब थोड़ी सी चीजें कठिन हैं, पढ़कर सुना देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको समझाऊंगी। केशव दास ने रूपक के 3 भेद डंडी से लिए, यहाँ स्पष्ट किया है। जैसा कि मैंने कहा, शुक्ल ने अपनी पुस्तक को लिखने के लिए कितनी पढ़ाई की है ना, इसका तो हम और आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पढ़ना तो दूर की बात है। तो और बाद में बहुत से लोग हैं जिनकी पुस्तकें बहुत, जैसे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो पुस्तक है बाजार में काफ़ी महंगी रेट है, 450 रुपये की, और शुक्ल जी से आधी, शुक्ल की पुस्तक से आधी मोटाई की पुस्तक है। महंगी पुस्तकें हैं, लेकिन अधिकतर शुक्ल की उद्भावना को लेकर चली हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शुक्ल की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम इस तरीके से लिखा है। बाद के जो है उनमें सब वही शुक्ल जी ने ये कहा, वो हुआ, ये सब चीज़ें शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ने के बाद और इसे समझने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है ना। और जब इनके पास कुछ भी नहीं था, इतने सारे लेखकों की पुस्तकें पढ़ना लिखना बहुत महान कार्य है। तो केशव दास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधिक ताद्रुप्य रूपक का हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और उपातिशुक्ति हो गया है। रूपक दंडी के अनुसार वहां होता है जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। केशव के ना तो लक्षण से बात स्पष्ट होती है ना उदाहरण से। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये केवल उन्होंने अपनी प्रमाण दिए हैं। भूषण क्या, प्राय सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए। भूषण के उदाहरण सबसे ज्यादा गड़बड़ हैं। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण, लक्षण भी विलक्षण और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण से साफ लगता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है, जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ, तब तरह तरह के बाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद आदि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार वादी आवश्यक मानने के कारण केशव ने के द्वारा अलंकारों को आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीति काल में होने वाले अन्य कवियों ने किसी बात का निर्देश नहीं किया, वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया है। तो जसवंत सिंह का प्रसिद्ध ग्रंथ है भाषा भूषण, जो पूछा जाता है, हाल ही में नेट परीक्षा में पूछा गया है। उसकी रचना उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ चंद्रालोक के आधार पर की है। ऐसा कौन मानता है? शुक्ल जी मानते हैं। ऐसा विद्यापति से संबंधित शुक्ल का प्रश्न पूछा जा चुका है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा लाइन को। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सौहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत किए गए। जैसे कि बिहारी, उनका काम क्या था? रचना करना था। उद्देश्य क्या था? कविता करना था। भावुक, सौहृदय और निपुण कवि थे, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी संख्या इतनी अधिक ना होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। पूरे रीतिकाल में नायिका
का वर्णन है। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ है कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए हैं। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया है। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं। जिन्हें हम रस ग्रंथ कहते हैं वो नायिका भेद के ग्रंथ ही हैं, क्योंकि हिंदी में तो चला ही सिर्फ नायिका भेद था, है ना। बिहारी की तो नायिका भेद है, कई सारी चीजें हैं जिन पे आगे वर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। नायिका श्रृंगार रस का आलम्बन है, सहारा है नायिका, जिस पर लेकर ये श्रृंगार रस चलता है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्षिक वर्णन के लिख दिए गए। तो नक्षिक वर्णन अनिवार्य है, नायिका भेद का आप जब करोगे तो नक्षिक वर्णन है, 12 मासा, ये सब उसमें आता है। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी हैं। विप्रलंब संबंधी 12 मासे भी कुछ कवियों ने लिखे हैं। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन के विभिन्न चिंता बातों तथा जगत के नाना रहस्य की ओर कवियों की दृष्टि जाने नहीं पाई। ध्रुव बावनी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बेटा। तो अब किसकी ओर ध्यान नहीं गया। जो प्रकृति की अनेक रूपता हमने भक्त कवियों में देखी है वो नहीं मिली। प्रकृति की अनेक रूपता तो खैर कम ही देखी। जीवन के विभिन्न चिंते बातें जो हमने भक्त कवियों में निर्गुण सगुण दोनों में देखी, जगत के नाना रहस्य, तो उनकी ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई, क्योंकि उन्हें तो नायिका भेद और नायिका के जो शारीरिक सौंदर्य है उससे और उसी में लक्षण ग्रंथों का चमत्कार, लक्षण उदाहरण दिखाने के चमत्कार, उसी से फुर्सत नहीं मिल पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया, बागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रसिक्त होकर सामने आने से रह गए। क्या हुआ? बागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रभावित हो गई। ठीक है, अब यहाँ नदी भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन सोचिए नाली और जब नदी दोनों में बहुत अंतर है। सरिता लिख सकते थे, नहीं लिखा, नाली ही लिखा, क्योंकि है ना, बहता पानी यमतर होगी तो पानी बह तो रहा ही नहीं ना, एक ही बात पर आकर केंद्रित हो गया, नायिका का शरीर, बस। तो अन्य जो अनुभव है जीवन के वो नहीं हो पाए, अधिकतर नहीं हो पाए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सकें, पर उनकी अभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वीक्षण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम ही पाई जाती है। क्योंकि मेन जो काम था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मुख्य काम क्या था? श्रृंगार रस का परिपालन करना, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करना। तो अंतर, मानसिक अंतर क्या रहा? सभी नक्षिक वर्णन में उलझे हुए हैं, कितने बढ़िया तरीके से औरतों की शारीरिक उसको प्रकट कर चुके हैं, इसी में लग गए। मन तक कौन पहुंचा? औरतों के मन तक न तब कोई पहुंच पाया, न अब कोई पहुंच पाया। सुंदरता का आधार तब भी शारीरिक सौंदर्य था, आज भी है। कितने लोग हैं जो पूज्य भाव रखते हैं महिलाओं के प्रति? सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। रीति काल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिवार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उस समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे वह संस्कृत चित्त संस्कृति दोष। बच्चों बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आपकी, जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता। तो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। अब क्या हुआ? क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत हमने देखा भाषा अपनी चरम विकास को प्राप्त कर चुकी है, चरम स्थिति में पहुंच चुकी है, लेकिन व्याकरणिक नियम रीतिकाल में हो जाने चाहिए थे, लिखे जाने चाहिए थे, नहीं लिखे गए। जो मन में आ रहा था, जिस तरीके से तुक के लिए इधर उधर शब्दों की काट छाट करना, सब चीजें मन अनुसार चल रही थी, किसी का ध्यान इस ओर था ही नहीं, क्योंकि दरबारी संस्कृति चारों तरफ फैली हुई थी इस समय। बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह परिष्कृत करने का कार्य किया, भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करने का कार्य किया, जिनके नाम के आधार पर हम द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नाम दिया गया है, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने यह कार्य बखूबी किया।
अब आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर दोषयुक्त है, सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते तो शुद्ध रूपों का प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता, पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हुई ही नहीं, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक और कारण ब्रिज और अवधि, इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छा अनुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक समान साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं कही रह सकती, पर वो अपना ढांचा बराबर बनाए रखती है। काव्य की ब्रज भाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, असजस इत्यादि बने रहे। बिहारी की भाषा में भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ, अतः इस काल में काव्य की ब्रज भाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी अर्थात भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वो कहते हैं, ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमत सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो पे अति प्रकट हु जोई। ब्रज मागधी मिले अमर ना गई अबन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले शट विधि कहन बखानी। उक्त दोहे में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्थ मागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जवादानी के लिए वृक्ष का निवास आवश्यक नहीं, आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है। इस बात को दास जी ने भी स्पष्ट किया है। ब्रिज भाषा में निवास, आप जो लोग देखिए ये आधुनिक काल में भी आप इसको समझेंगे। मैं पहले भी आपको बता दूं कि ब्रज भाषा में जो सरसता है, ब्रज भाषा में जो ललितपन है, जो सौम्यता है, मधुरता है, वो अन्य भाषाओं में नहीं है। इसीलिए जो कवि अन्य क्षेत्रों के थे, अवध क्षेत्र के रहने वाले थे अधिकतर कवि, लेकिन भाषा कौन सी चुनी उन्होंने? अवधि का ब्रज भाषा चुनी। अब वो रहने वाले हैं अवध के भाषा को चुन रहे हैं, ब्रज को, तो थोड़ा बहुत अपनी भाषा के शब्द भी तो उसमें आएंगे, ठीक है ना। तो भले ही हम किसी क्षेत्र में चले जाएं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा रहती है उसके शब्दों का प्रयोग तो हम करते ही हैं, ठीक है ना। भले ही हम अंग्रेजी बोलें, कितना भी इंग्लिश बोलें, लेकिन यदि चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए ना, तो फिर हिंदी के जो वचनावली मुंह से निकलती है ना, वो सब भारतीयों की एक जैसी होती है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीछे से कोई आपकी गाड़ी ठोक दे या आपको कोई साइड ना दे, तो जिन जिन अच्छे अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करते हो ना, वो सबके एक ही हैं, ठीक है। तो वो आप अमेरिका में भी चले जाइए, मुंह से वही निकलेगा। वो एक अलग बात है कि वहाँ कोई समझेगा नहीं, तो बस वही है। और बाद में भी कवियों ने, अन्य क्षेत्र के निवासियों ने भी ब्रज भाषा को सीखा ताकि वो मधुर सरस रचना कर सकें। अब आगे पढ़ते हैं। अब भिखारी दास जी ने स्पष्ट कहा, सूर के सब मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म चिंता मणिमत राम भूषण सु जानिए। लीलावर सेनापति निपट नेवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए। आलम रहीम रसखान सुंदरादिक अनेकन सुभाति बहा कहाँ लो बखानिए। आदि अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए। ब्रजभाषा हेतु ब्रजबास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रजभाषा में रचना करने का लिए ब्रजभाषा का ही ना अनुमानो, ब्रजवासी हो, वो ब्रज में रहने वाले हो, ऐसा आप अनुमान मत लगाइए। ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। ऐसे ऐसे कवि जो ब्रज क्षेत्र के रहने वाले थे ही नहीं, उनकी वाणी से इस बात को स्पष्ट समझ जाइए कि संपूर्ण भारत के कवियों ने ब्रजभाषा में रचना की। मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए ऐसी भाषा का वर्णन किया है। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ऊपर वाली पंक्ति भिखारी दास द्वारा लिखित और फेमस पंक्ति है। इनके अनुसार तुलसी और गंग जैसे जो सुप्रसिद्ध कवि थे, जो ब्रज भाषा के रहने वाले नहीं थे, उन्होंने भी अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसी बात से आप अनुमान लगा लीजिए ब्रजभाषा की महत्ता का और काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए इसका। इस सीधे साधे दोहे का जो अर्थ लें, तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए क्योंकि उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली है। इसकी समझ को
क्या कहा जाए, उनकी समझ को क्या कहा जाए। भिखारी दास के अनुसार तो वो इसीलिए महान हो गए क्योंकि उन्होंने सब प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ठीक है। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा की कही है जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक चिन्ह और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार करते रहे। ऐसा ये केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुरूप नहीं। करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो, कीना, करियो, करियो, किरियो, कीन, यहाँ तक कि किय तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। यानी कोई ब्रज भाषा, इन लोगों ने फिर क्या किया, ब्रजभाषी तो थे नहीं, तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार क्रियाओं के रूपों में परिवर्तित कर दिया। अब उसमें ये ढूंढ पाना कि ब्रजभाषा का असली शब्द कौन सा है कठिन हो गया। अब बाद में यदि कोई ब्रजभाषा ढूंढना सीखना चाहे तो वो कैसे होगा, कैसे सीखेगा जब कोई मानक रूप ही नहीं है। इसीलिए वर्तमान में जिस खड़ी बोली हिंदी को नागरी लिपि में हम लिखते हैं तो उसकी एक प्रधान लिपि है, मूल लिपि है, जिसे बाहर से आने वाले स्टूडेंट या अन्य भाषी क्षेत्रों के लोग जब हिंदी सीखना चाहते हैं तो उस लिपि के अनुसार सीख लेते हैं और सब कुछ पढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसी भाषा का सब कवि जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसमें अपनी अपनी मातृभाषा के अनुसार क्रिया कारकों में जब परिवर्तन कर दिया तो स्वरूप थोड़ा सा विकृत हो गया ब्रजभाषा का। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलन भाव मिलने लगे थे इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदास ने भी गनी, गरीब, साहब, इताती, उमर दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों तो कभी लोग इन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। तो जैसा उस समय का समाज है वैसा ही साहित्य होने लग गया। अतः भाटिया कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को सीमित कैसे रख सकते थे। वे भी दरबारों में खड़े होकर उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। बखत बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। यह तो हुई व्यवहारिक भाषा। अब भाई ये अंतर तो स्वाभाविक है, वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है तो अंग्रेजी भाषा हम लोगों के बोलचाल में भी आती है। अब यदि आज के अनुसार हम शुद्ध हिंदी बोलें, लोगों के बीच खड़े होके एकदम शुद्ध हिंदी में मैं बात करने लग जाऊं तो एकदम मजाक की पात्र ही बन जाऊंगी। भले मैं जानती हूँ कि हिंदी सर्व का मेरे लिए क्या योग स्थान रखती है, हिंदी मेरे जीवन में, ये बात मैं जानती हूँ और आपको समझा सकती है। लेकिन सारे लोग तो हिंदी के पढ़े लिखे नहीं है ना। जो कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े जा रहे हैं उनके बीच में जाकर शुद्ध हिंदी बोलना एक अजीब ही लगेगा। इस डर से भी लोग नहीं बोलते थे। तो उस समय फारसी का प्रभाव था तो लोगों ने फारसी के शब्दों को ग्रहण किया। हम लोग भी तो दैनिक जीवन में कितने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते, तो फिर उंगली नहीं उठा सकते हम कि इन्होंने भाषा को विकृत कर दिया है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। यह तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनापन आरंभ कर दिया। रीति काल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी, पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता को ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं कहीं खुशबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को भी एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ साथ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बंध गए हैं। रसनिधिकृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी बात? अब देखिए सबसे चीज तो ये देख लीजिए, रसनिधि का ग्रंथ कौन सा है? रतन हजारा। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है। उनके भाव भी बंध गए हैं और रतन हजारा में ये सर्वाधिक मात्रा में है, इसीलिए अरुचिकर लगी वो पुस्तक किसको? शुक्ल को। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी बिहारी ऐसे नहीं, जैसे होना चाहिए बिहारी जैसे परम उत्कृष्ट कवि भी
कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देसी सांचे में ढाल लिया, जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रसभंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं। यहाँ पर उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैये ही रहे। तो रीतिकाल में कौन से छंद प्रचलित रहेंगे? कवित्व और सवैये। कवित्व श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है, और नाद सौंदर्य से तो कविता की आयु बढ़ती है। कविता क्या है निबंध में पढ़ा है, और स्थापना और तर्क में तो हजारों बार पूछा गया है। सवैया, श्रृंगार और करण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत प्रयुक्त होता है। अब कवित्व तो श्रृंगार और वीर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, और सवैया श्रृंगार और करुण में प्रयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कहीं कहीं कवियों ने किया, पर वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की प्रधानता इस कविता काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन से बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था, क्योंकि साहित्य तो समाज का ही दर्पण है। तो उस समय जैसी परिस्थिति थी, आलसी हो गए थे, ना कोई कर्म करने का तो था ही नहीं, वीरता कहाँ दिखाते जब मुगलों के अधीन बिल्कुल हो गए थे, तो है ना। और छोटे छोटे राज्य मिले हुए थे, राजाओं को अपनों को खुश रखना, ना राजाओं को युद्ध लड़ने थे ना कुछ, बादशाह की आदेश हो गया, चले गए। फिर धीरे धीरे देखिए अंग्रेजी शासन भी इसमें आने लगा है, मुगल काल का पतन हो रहा है, अंग्रेजों की सत्ता जब स्थापित हो गई है तो फिर और क्या रह गया, कुछ भी काम तो रह नहीं गया। छोटे छोटे राजा, उसको ये हड़पना राज्य, ये सब चीज़ें तो बाद में चलेंगी ना, लेकिन शुरुआत में तो वही सब था। अंग्रेजों की सत्ता आ गई है, तो अब मुगल काल का पतन हो रहा है, कुछ राजे महाराजे उधर हैं जो कुछ नाम मात्र के हैं, कुछ चल रहा है। कुल मिला के वो घुलमिल संस्कृति वाला दौर था जो चल रहा था, उसी के अनुसार ना कहीं वीरता दिखानी थी, ना कोई काम करना था, सब कुछ तो अंग्रेज कर ही रहे थे, उससे पहले मुगल कर रहे थे। ठीक है, तो जो व्यापक परिवर्तन आएगा वो कब आएगा? वो आएगा 1857 की क्रांति के बाद, है ना। झांसी की एक महिला युग प्रवर्तक रही, एक महिला युग के बदलाव की परिचायक बनी झांसी की रानी, तो वहां से बदलाव फिर आएगा भारतेंदु के जन्म से। तब तक तो सब कुछ ऐसा ही चलेगा। अब प्रकरण दो के अंतर्गत तो शुक्ल जी ने लिया है रीति ग्रंथकार कवियों को। प्रकरण 1 में रीति का परिचय हमें दिया, रीतिकाल का किस प्रकार के कवि हुए, आचार्यत्व कैसे थे, कवि क्यों अलग थे, आचार्य कैसे नहीं उनको कह सकते, भाषा कैसी थी, कवित्व कौन से दोहे, कौन से छंद यूज के, सबके बारे में परिचय देकर अब हमें रीति ग्रंथकारों का परिचय देंगे। कौन? आचार्य शुक्ल के माध्यम से हम परिचय प्राप्त करेंगे। पहल जिन्होंने शुक्ल ने जिनको स्थान दिया है वो है चिंतामणि त्रिपाठी जी। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ है उसका रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। पहले कवि है चिंतामणि त्रिपाठी। ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया कि भूषण न तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे, पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म का ये देखिए, आप देख लीजिए, चिंतामणि और मतीराम भाई हैं, ये तो स्पष्ट ही है ना। और दोनों ही रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। भूषण ने तो शिवा बामनी लिखी है, तो ये बिना उनके दरबार में जाए बिना तो ये सारी चीजें नहीं मानी जा सकती, अभी तक यही हम मानते हैं। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण ना मिले तब तक ये अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल 1700 के लगभग ठहरता है। चिंतामणि का जन्म काल याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रमुख है तो पूछा जाता है क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्नों में। थोड़े से नोट्स अभी तैयार कर रही हूँ, देखती हूँ जल्दी से दे देंगे।
इनका कवि कुलकल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 में लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बार बार पूछे जाने वाला भी है। अवनी बेटा एक गिलास पानी दे के जाना। इनका कवि कल्पतरु नामक ग्रंथ 1707 में लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया और काव्य वेग, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायणी 5 ग्रंथ इनके द्वारा बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण, कवित्र और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्रशाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनेदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी लिखा है। चिंता मणिमाल उस तरीके से भी इन्होंने लिखा है। थैंक यू बेटा। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे यानी सर्वांग निरूपण किया। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय सामग्री की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने देखिए। अवध के निवास, ऊपर लिख रहा है कानपुर, तिकवापुर जिला कानपुर के, तो अवध के निवासी होने के बावजूद भी ब्रजभाषा इनकी पहले के कवियों से थोड़ी शुद्ध है। नमूने दिए हैं इनकी। यही उदारत है तीने जो परे मोह मोदद के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहु जम घेरे। राजे रमा रमनी उपधान, अबे बरदान रहे जन मेरे, हैं बलभार उद्दंड भरे, हर के भुजदंड सहायक मेरे। एक आज में कंदन बेली लखी, मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ, अरविंदन ते मकरंद झरे। उत्बुंदन के मुक्तागन हुए, फल सुंदर हुए आनी परे, लखी हो दुति कंद अनंद कला, नंद नंद सिलाद्र रूप धरे। आखिन मुंदवे के मिसानी, अचानक पीठी रोज लगावे। आखिन मुंदवे के मिसानी, अचानक पीठी रोज लगावे। कहूँ मुस्काए चिते, अगराय अनुपम अंग दिखावे। ना है छुई छल सौ छतिया, हंसी बौए चढ़ाए आनंद बढ़ावे। जौवन के मद मत तिया, हित सौ पति को नित चित्त छुरावे। तो श्रृंगारिक वर्णन है। तो ये चिंतामणि त्रिपाठी का परिचय हो गया। अब पढ़ते हैं वेनी के बारे में। ये असनी के बंदी जन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं, जिससे ये अनुमान होता है कि इन्होंने नखशिख और षड ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त थी। 2 उदाहरण दिए। तो ये पूछा हुआ है नखशिख वर्णन किसने नहीं किया, तो उसमें इनका नाम आया था, इसलिए आप लिख लीजिए कि वेनी ने नखशिख वर्णन किया है। रीतिकाल के 4 कवि ऑप्शन में दे दिए और उसमें से पूछ लिया कि इनमें से किसने नखशिख वर्णन नहीं किया है। छौरे सिर पे छवि मोर पखा, उसकी नथ के मुक्ता ठहरे, फहरे पियरो पटपेत बिते, बेनी इते उनकी चुनरी के झवा झहरे। दूसरा है कवि वेनी नई उनई है घटा, मोरबा बन बोलत कूकररी, छहरे बिजुरी छितमंडल छुवे, लहरे मन मैन भभू कनरी। अब महाराज जसवंत सिंह इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहारी जो प्रमुख कवि हैं उनको फिर हम कल की कक्षा में देखेंगे। जसवंत सिंह पर आज कक्षा अपनी समाप्त करेंगे। महाराज जसवंत सिंह ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंद नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब के दरबार में बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और 1695 में गद्दी पर बैठे। बड़े भाई अमर सिंह उद्यंत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्यज्ञ, तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही। अच्छे अच्छे कवियों विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से भी न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए। ये थोड़ी सी चीजें देखिएगा।
मारवाड़ी थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे और शाइस्ता खां के साथ छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे युद्ध करने के लिए। कहते हैं चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में अफगानों का सिर को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां 1745 में इनका परलोकवास हुआ। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही विस्तृत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है और भाषा भूषण की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि वर्तमान में भी रही है। आचार्य थे, ये कवि नहीं थे। वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राक कथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखे गए वास्तव में कवि थे, कविता के उद्देश्य लिखे गए थे, विषय प्रतिपादन की दृष्टि से नहीं। पर महाराज जसवंत सिंह इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसकी संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण भी किया है। ये तो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी है। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसे संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें अलंकार के उदाहरण में अलंकार है तो जल्दी याद कर लिया, तो छात्रों के बीच उस समय ये काफी प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में तो छात्र इन ग्रंथों को क्या पढ़ेंगे जब शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ना ही नहीं चाहते। अब तो वर्तमान में मुझे लगता नहीं है कि हिंदी से प्रेम प्रेम है। प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, बस नौकरी पानी है और नौकरी पाने के लिए भी यदि हम नहीं पढ़ सकते तो फिर हमें पता नहीं कैसे नौकरी मिल पाएगी, पता नहीं। लेकिन ठीक है, पढ़िए, आप आगे बढ़ते हैं, फिर कभी बातें होंगी। भाषा भूषण के अतिरिक्त और जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है तत्व ज्ञान संबंधी है, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक, ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही है। पद्य रचना की पूरी निपुणता प्राप्त होती है। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है, आचार्य या शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अलंकार निरूपणता की इनकी पद्धति पर परिचय प्राप्त करने के लिए भाषा भूषण के दो दोहे नीचे दिए जा रहे हैं। जल्दी से पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा एक दिन में। अत्युक्ति, अलंकार अत्युक्ति है, वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। प्रयास्तुति अपन्युति, प्रस्तुति जुगुण एक है और विषय आरोप होय सुधाधर नहीं, यह वदन सुधाधर ओप। चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया अत्युक्तिर्द भूता तात शौर्यो दार्या दीप वर्णनम त्वयि दातारी राजेंद्र याचका कल्प शाखिनः पर्यस्तापनुहुति यत्र धर्म मात्रम निषिध्यते नायम सुधांशु की तरही सुधांशु प्रियशी मुखम। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई है। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे बंसीधर ने 1792 में बनाया, दूसरी टीका प्रताप सिंह की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ कल की कक्षा में बिहारी लाल जी के साथ। तब तक कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए तैयार कर रहे हैं, शीघ्र ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।